नाज़रीन आदाब, अगली बार से एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन वो खबर से भी बड़ी खबर ये है कि खबर आई कहाँ से है। तो खबर कहाँ से आई है वो हम आपको थोड़ा-सा बताएँगे कि कहाँ से खबर आई है, लेकिन जो असल खबर है वो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 खबरें हैं हमारे पास, लेकिन उसमें से एक आईएमएफ के हवाले से भी है, इसके अलावा पीटीआई के जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनकी कितनी विकेटें गिर चुकी हैं इमरान खान साहब की टर्मिनोलॉजी में अगर देखा जाए तो। और फिर तीसरी खबर जो मैं सबसे पहले पढ़ूँगा वो उसके बारे में है कि जनाब इमरान खान की फ्रंट पर्सन फ़रा कोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान सामने आ गई। तो वाक़या कुछ यूँ है कि आज सुबह हमें अब तक ये पता था कि फ़रा कोगी की जो कुल जायदाद है जो कि 2017 में इतनी थी, 2018 में इतनी हो गई, पहले 18 करोड़ या 17 करोड़ थी और फिर वो 96 करोड़, 95 करोड़, 96 करोड़, 950 मिलियन के करीब समवेयर अराउंड थी, जो उन्होंने खुद से असासे ज़ाहिर किए थे अपने। अब इमरान खान साहब ने उनको कहा कि जी वो 3 गुना उनकी हो गई है, तो वो तो इस वजह से हो गई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, कौम से खिताब किया था। तो उसके अंदर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था, उन्होंने कहा था कि फ़रा कोगी वो बेचारी, वो उसको इसलिए ये पीछे पड़े हुए हैं, वो तो बेचारी एक औरत है। उसके पीछे ये इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो मेरी फ़रा बुशरा बीबी की वो दोस्त है और दैट्स द ओनली रीज़न। तो उसका तो कोई नहीं है, वो तो उसके 3-4 गुना उसके असासों में इज़ाफ़ा हो गया, तो क्या हो गया? रियल एस्टेट के ऊपर तो हमारे दौर के अंदर लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना-कितना पैसा कमाया रियल एस्टेट में पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में, जितना पैसा बनाया उतना तो किसी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बना। व्हिच इज़ करेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो ये है कि जो आज की स्टोरी है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना कि जी इसमें नया क्या है? नया तो बिल्कुल है। व्हाट वी न्यू अप अंटिल नाउ, जो अभी तक हमें पता था वो ये था कि फ़रा कोगी के जो असासे हैं वो 2020 में 95 करोड़ रुपए के, बट जो 2017 से 2020 तक उनके असासों में इजाफा हुआ है वो कोई रफली अराउंड 77 करोड़ नहीं है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि उनके असासों में 3.825 यानी कि तकरीबन 4 पौने 4 अरब से ज़्यादा का असासों का, उनके रुपयों का इजाफा हुआ है। उनके असासों का, उनकी जो मालियत है वो पौने 4 अरब रुपए से ज़्यादा की बनती है। उसमें वो लिखते हैं कि जो उनका असल था वो बताया गया था कि 95 करोड़ है, जबकि उनकी जो असल मालियत है वो इजाफा 95 करोड़ रुपए का नहीं था, बल्कि जो असल है वो है 4.52 अरब, जो कि पौने 4 अरब रुपए ज़्यादा है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है उसके मुकाबले में। उसके अलावा वो ये लिखते हैं कि जी उनके जो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये 4 गुना नहीं है जो कि इमरान खान साहब ने, या 3 गुना नहीं है जो इमरान खान साहब ने कहा था। ये तकरीबन वो कहते हैं कि जो ज़ाहिरी असास है उसमें वाकई 420% यानी कि 4 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन जो असली अमाउंट है वो तकरीबन 150 गुना उनके इजाफा हुआ है। ये 15,300% आई थिंक ना, यहाँ 150 गुना के करीब इजाफा हुआ है। अब ये परसेंटेज कैसे काउंट हुई हुई है मुझे नहीं पता, ये मैं दुनिया न्यूज़ की खबर है जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं इसके एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं, लेकिन जो नंबर हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, अब ये कहते हैं ये स्टोरी के मुताबिक, अब यहाँ में इसमें स्टोरी में प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये कहता है कि जी ये जो असासे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फ़रा कोगी के हैं, और इसमें जो फ़रहत शहज़ादी, फ़रा खान जो भी उनका नाम है असल में, और एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। और ये एसईसीपी के रिकॉर्ड के मुताबिक फ़रा कोगी कई कंपनियों के हिस्सेदार हैं। अब ये असल सोर्स आया अब पहली दफ़ा के कि ये इनको कैसे पता चला। वो ऐसे पता चला कि कुछ शेल कंपनियां हैं और वो कंपनियां जो हैं वो उनके बिहाफ पर काम कर रही हैं। तो जो हमारे पास उनके ज़ाती हैसियत में जो असासे हैं वो बढ़ गए हैं, वो बड़े होकर वो बढ़ गए हैं तकरीबन 4% या 420%, 4 गुना या 420%। लेकिन जो असल अमाउंट है वो कंपनियों के ज़रिए जो वो ऑपरेट कर रही हैं या बिजनेसेस कर रही हैं वो है, और वो 15,300% या जो भी परसेंटेज, फॉरगेट द परसेंटेज, असल जो अमाउंट है जो बढ़ी है वो 4,520 मिलियन रुपए यानी कि तकरीबन 4.5 अरब रुपए है। उसमें फिर वो आगे लिखते हैं कि दिसंबर 2019 में प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट, यानी प्रॉपर्टी टाइकून यहाँ पर ये क्योंकि दुनिया न्यूज़ है तो इसलिए वो प्रॉपर्टी टाइकून लिख रहे हैं, असल में मलिक रियाज हैं। दिसंबर 2019 को मलिक रियाज से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत बरतानिया से जो 19 करोड़ पाउंड पीटीआई की हुकूमत को मिले थे, फ़रा कोगी ने 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकून से ये 3 दिसंबर को मिले थे, और फिर उन्होंने तकरीबन 1.5 साल बाद यानी 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकून यानी कि मलिक रियाज से
240 कनाल जमीन अपने नाम करवाई। ये 240 कनाल की कीमती जमीन फ्रंट पर्सन फराह गोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई। इस रिश्वत की एवज पीटीआई हुकूमत ने 460 अरब रुपए हरजाना केस की पैरवी से इज्तनाब किया। 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहिदा किया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो आउट ऑफ कोर्ट मुआहिदा हुआ था एनसीए का, ये 3 दिसंबर 2019 को हुआ था। उसके बाद जुलाई 2021 में फराह गोगी जो हैं उन्होंने 19 जुलाई को 240 कनाल ज़मीन जो है वो उसी प्रॉपर्टी टाइकून यानी कि मलिक राज से अपने नाम करवाई। और फिर ये 240 कनाल की जो ज़मीन है ये असल में रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई है फराह बीबी को नहीं बल्कि इमरान खान साहब को, जिनकी ये फ्रंटमैन है। और उसके बदले में इमरान खान ने 460 अरब रुपए हरजाना केस की पैरवी से इज्तनाब किया। अच्छा, अब ये मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो 460 अरब रुपए है 2018 में जो मलिक राज के ऊपर ये लगा था जुर्माना सुप्रीम कोर्ट से कराची बहरिया टाउन के केस में, पीटीआई हुकूमत के दौर में एक लेटर इशू किया गया था जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हिदायत पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था। ये उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ने लिखा हुआ है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हिदायत पर ये कर रहा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की हिदायत पर अटॉर्नी जनरल ने एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये जो मलिक रियाज साहब हैं इन्होंने 2026 तक मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स में ये 460 अरब रुपए पे करने हैं और ये 460 अरब रुपए जो हैं ये इनसे यकमुश्त ले लिए जाएं बाद में 2026 में। तब तक ये पैसे उनके पास ही रहने दिए जाएं ताकि वो बिजनेस कर सकें और जो बिजनेस से फिर वो पैसे कमाएंगे उसको फिर वो एक साथ ही 460 अरब रुपए बिजनेस के वो मुंतकिल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन ये आप हमारे से ना करें। और दूसरा जो 19 करोड़ पाउंड यानी कि तकरीबन ये उस जमाने के हिसाब से अगर हम लगाएं तो 40 करोड़ रुपए बनते हैं, 40 अरब रुपए बनते हैं। तो वो 40 अरब रुपए जो है वो भी उन्होंने उधर ही कर दिए थे जमा। तो वो भी पीटीआई की हुकूमत को, फराह गोगी को जो उन्होंने 240 कनाल जमीन दी थी वो इमरान खान की फ्रंटमैन थी। इमरान खान, ये एक लिंक एस्टेब्लिश किया जा रहा है इस स्टोरी के अंदर। इसके पीछे कितनी को एविडेंस है कि देखें, मलिक रियाज इस वक्त दुबई में है, फराह गोगी जो है वो भी किसी और मुल्क में, आई डोंट नो वेयर शी इज, बट द थिंग इज कि वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, विच मीन्स कि एक इमरान खान है या तो वो मान गए हैं या फिर फराह बीबी या फिर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर है। हाँ, ये जो शेल कंपनियों की बात हो रही है, एससीसीपी का रिकॉर्ड है, इसके लिए बहुत बिल्कुल मुमकिन है कि इनके पास एविडेंस मौजूद हो। लेकिन ये बात कि इमरान खान साहब का इसके साथ लिंक है, ये बहुत ही एक चार्ज है, इसको इल्ज़ाम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा इसकी हैसियत नहीं है, इसकी कोई लीगल हैसियत फ़िलहाल जो है वो नहीं है। दूसरी चीज़ आई है जी कि उन्होंने एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाया, सबने उठाया, कोई बात नहीं, उन्होंने भी उठाया। तो अगली बात वो कर रहे हैं कि फराह बीबी जो है वो इन्वॉल्व हैं काला धन को वाइट करने में, वो एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए, और फिर उन्होंने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग भी किया इमरान खान साहब के बिहाफ पर या अपने लिए, जिसके लिए भी। तो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टोरी के अंदर एक तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि जी ये स्टोरी जो है उसका ओरिजिनल सोर्स ये एससीसीपी है, लेकिन क्या एससीसीपी का कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास है? नहीं। क्या इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया कि एससीसीपी से ये इन तमाम दस्तावेज़ात कैसे हासिल की गई, कब हासिल की गई कि नहीं की गई? ऐसा कुछ नहीं है, कोई दस्तावेज़ात सामने भी नहीं आई है, सिर्फ ये खबर सामने आई है। अभी खबर कहाँ से आई है? तो जनाब मामला ये है कि मंसूर अली खान साहब ने भी इसके ऊपर आज यूट्यूब के ऊपर वीलॉग किया। फिर मैंने उससे पहले थोड़ा सा एक जगह पर मैंने देखा कि जी ये कहाँ से आई ये खबर, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं सर्च करूँ। मैंने सारे वेबसाइट्स के ऊपर सर्च किया, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ये पब्लिश्ड है, कुछ ने अवॉइड भी किया, इग्नोर किया। लेकिन जियो के ऊपर मैंने ये खबर देखी, वेबसाइट के ऊपर मैंने दुनिया न्यूज़ के ऊपर ये खबर देखी है। दोनों जगह पर मिसाल के तौर पर ये दो खबरें, और ये दोनों जो हैं वो बड़े इदारे हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ती इदारे हैं। दोनों जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि ये खबर का रिपोर्टर कौन है, दोनों जगह पर वेब डेस्क से ये स्टोरी पब्लिश हुई है। फिर मैंने नियो की वेबसाइट पर देखी, नियो की वेबसाइट पर भी वेब डेस्क की स्टोरी है। सो वी डोंट रियली नो कि ये जो है वो खबर जो है वो कहाँ से आई है। अच्छा सॉरी, मैं एक छोटी सी गलती में कर गया हूँ, दुनिया न्यूज़ नहीं, ये मैंने जियो की वेबसाइट के ऊपर ये खबर देखी है। तो जियो की वेबसाइट के ऊपर भी प्रॉपर्टी टाइकून लिखा हुआ है वगैरह वगैरह, जो भी बातें थी वो जियो की वेबसाइट है। एडिटोरियल पोजीशन के भी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ और साथ में वेब डेस्क की स्टोरी है वहाँ, उसकी भी बात कर रहा हूँ। ये जियो की और नियो टीवी की दोनों की वेब डेस्क से लगी हुई है, तो इसका कोई रिपोर्टर नहीं है। ये कहाँ से आई है वी डोंट नो। इसी वजह से इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना तो शेयर की गई है, ना ही किसी ने क्लेम किया है कि उसके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। सुबह
ये खबर आई कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं, उन्होंने जो है वो करनी है, एक स्टोरी करनी है या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, बाद में उन्होंने की भी, और उसके बाद ये स्टोरी जो है वो यकायक अपीयर हुई और फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा, मैंने अपने कुछ एक साहब से पूछा, ज़राए से पूछा, एक रिपोर्टर से, मैंने कहा ये आपके पास ये खबर जो है उन्होंने नहीं दी थी, मैंने कहा ये खबर कहाँ से आई है? तो उन्होंने कहा कि यार पता नहीं कहाँ से आई है, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी सारी एजेंसियाँ इस काम पर लगी हुई हैं। पंजाब की जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है वो भी लगी हुई है, नैब भी लगी हुई है, एफआईए भी लगी हुई है, और भी इदारे होंगे। तो सारों ने मिल मिला के कोई काविश की है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारों की मिल मिला के जो काविश थी उसको एक डॉक्यूमेंट की सूरत में लिखा है किसी साहब ने बैठ के बड़ी मेहनत से, और फिर उसके बाद उसको पब्लिश कर दिया गया है। बेसिकली इट्स द कंटेंट फॉर अताउल्लाह तारड़'s प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वेबसाइट्स के ऊपर अपीयर हुआ, और फिर उन्होंने उसकी कोई आधे पौने घंटे के बाद उन्होंने स्टोरी की। चलते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर जनाब। डॉन के ऊपर एक बहुत अच्छी खबर है जिसके अंदर उन्होंने बताया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, द पॉलिटिशियंस हु हैव पार्टेड वेज विद द इमरान्स पीटीआई सिंस May 9, वो पॉलिटिशियंस जिनकी इमरान खान साहब से अभी तक उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की है। और इसके अंदर उन्होंने जो नंबर्स बताए हैं वो बहुत सारे हैं, जिसके अंदर से उन्होंने कहा कि जी जो असद उमर साहब हैं उन्होंने पार्टी पोजीशन से किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी से अपना डिपार्चर का फॉर्मली ऐलान नहीं किया था, इस वजह से वो इसमें गालिबन शामिल नहीं है। लेकिन जो नंबर है वो बहुत स्टैगरिंग है जनाब। एक महमूद मौलवी, आमिर कियानी, मलिक अमीन असलम, शीरी मज़ारी, ये बड़े नाम है, फयाजुल हसन चौहान, जलील शरकपुरी, डॉक्टर मोहम्मद अमजद, संजय गगवानी वगैरह वगैरह, ये आप वेबसाइट पर उनकी देख सकते हैं। द नंबर इज़ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 30 और 1 2 3 4 5 6 30 और 18 माशाल्लाह 48 लोग हैं जिन्होंने अभी तक छोड़ा। अब इसमें से कुछ लोग जो हैं वो सेनेटर्स हैं, कुछ लोग जो हैं वो पार्टी टिकट होल्डर्स थे, कुछ एमएनएस थे, ऑब्वियसली कुछ बड़े नाम थे, मसलन खुसरो बख्तियार या और इलेक्टेबल्स भी इसमें शामिल हैं। खुसरो बख्तियार का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो पूरे जनूबी पंजाब महाज के एक सरबरा थे जो कि एक अवामास गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तो हिज डिपार्चर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बट द थिंग इज़ दैट ये सब के सब किस तरह से गए हैं, वो कुछ लोग तो इसके अंदर बिल्कुल हैं जो कि विलिंगली गए हैं या जो पहले ही कर चुके थे, ऐलान कर चुके थे कि वो छोड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने 9 मई के, लेकिन कुछ लोग हैं मसलन सदाकत अली अब्बासी या उस्मान डार, इस तरह के नाम जो हैं जिनको ज़बरदस्ती भी हमें पता है कि ज़बरदस्ती उनसे करवाया गया। बाकी लोगों के ऊपर भी से कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती है, मगर जैसे अबरारुल हक जैसे लोग हैं जिन्होंने दस्ती हाथ ही, मतलब उन्होंने पहले हाथ ही कहा कि जी हम जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गायब थे, उसके बाद वो वापस आए हैं, तो उनसे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं, विच एक्चुअली मीन्स दैट 48 हो गए हैं और अभी मेरा ख्याल है कि 50 से कभी और भी हो जाएंगे। तो अभी आज की खबर है कि मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है जनूबी पंजाब के बहुत सारे लीडरान ने, और लगता है कि शायद वो पंजाब से मुकम्मल तौर पर जनूबी पंजाब से सारे जो लोग छोड़कर पीटीआई में चले गए थे वो वापस पीएमएलएन में आ जाएंगे, और कुछ और भी आ जाएंगे, जिसके बाद जनूबी पंजाब से जो है वो एक बड़ा चंक पीएमएलएन ले जाएगी, विच इज़ ऑब्वियसली स्ट्रेंथन करती है उनकी पॉलिटिकल और इलेक्टोरल स्ट्रेंथ को, मगर बट किस तरह से हो रहा है वो आप सब जानते ही हैं। फाइनली आईएमएफ की खबर है जनाब के, आपको पता है कि दूसरी जो किस्त है, तीसरी आखिरी किस्त की दूसरी किस्त जो है उसके लिए आजकल जो है वो रिव्यू चल रहा है। तो रिव्यू के अंदर ये दुनिया न्यूज़ की खबर है, इन्होंने लिखा है कि तो हमने एक जियो से लिया, एक डॉन से लिया, एक दुनिया न्यूज़ से लिया है, इट्स काइंड ऑफ अ रिव्यू ऑफ व्हाट हैपेंड टुडे, और उसके अंदर जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर और रिटेलर्स के ऊपर टैक्स इम्पोज करने के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है। दुनिया न्यूज़ की ये खबर है, कहते हैं आईएमएफ हैज सॉट इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन ऑन रिटेलर्स यानी कि दुकानदार, एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि बड़े जो एग्रीकल्चरल यानी कि जागीरदार वगैरह जो होते हैं, और तीसरे रियल एस्टेट, ये इतनी बड़ी बड़े जो माफियाज हैं इनके ऊपर हाथ डालना, यानी पॉलिटिशियंस के सबसे बड़े सपोर्टर्स यानी रिटेलर्स जो पैसा लगाते हैं, और फिर रियल एस्टेट यानी कि हमारे माई बाप असल, तो सबके ऊपर उन्होंने कहा जी टैक्स लगाओ, ऐसी दी तैसी दाढ़ी। लेकिन अब हम, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फंड वांटेड टू कॉम्पनसेट द रेवेन्यू शॉर्टफॉल आफ्टर ब्रिंगिंग द सेक्टर्स अंडर टैक्स नेट, व्हिच द फंड व्हाइल द फंड आल्सो रिजेक्टेड द प्लान टू फिक्स टैक्सेशन ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। उन्होंने कहा कि ये जो आप फिक्स टैक्सेशन कह रहे हैं ये नहीं हो सकती, इंस्ट्रक्टिंग द प्रोविंसेस टू ड्रॉ अ टाइमलाइन टू ब्रिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन टैक्स नेट, यानी कि उनको ये तजवीज़ दी गई थी कि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसको हम एक यूनिफॉर्म लगा देते हैं सबके ऊपर एक ही जितना। उन्होंने कहा नहीं,
इसके ऊपर जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन करें। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके ऊपर उन्होंने टाइमलाइन मांगी है सूबों से कि आप इसको हमें प्रोवाइड करें कि कब तक आप एग्रीकल्चरल सेक्टर को टैक्स नेट में ले आएंगे, क्योंकि रेवेन्यू का शॉर्टफॉल इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। द फंड हैज ब्रीफ्ड अबाउट द करंट टैक्सेशन पॉलिसीज व्हाइल द IMF डिमांडेड अचीवमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टारगेट इन एनी केस। उन्होंने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर का टारगेट हर हाल में जो है वो पूरा करना है, वो आप करके दें। द सेक्टर्स वेयर द टैक्स कलेक्शन इज लो, फुल टैक्स बी कलेक्टेड फ्रॉम द सेक्टर, ये एजेंसी इंस्ट्रक्टेड। एजेंसी ने कहा है कि जिस जिस सेक्टर के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो लो है, इसको जो है वो फौरी तौर पर बढ़ाया जाए। तो जनाब ये था आज का खबरनामा। अगर आपको पसंद आया खबरनामा, हेडलाइंस जो भी आप कहें, अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भी कुछ होता है? बस यही होते हैं तीनों चीज़ें, तो आपने ये करना है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।